नमस्कार, मैं हूं अरुणेश द्विवेदी और हम जो मोजो स्पेशल सीरीज कर रहे हैं अपने पीएचडी के लिए, जिसका टॉपिक है टीवी जर्नलिज्म इन द एज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एनालिसिस विद रेफरेंस टू मोबाइल जर्नलिज्म। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यू की इस सीरीज में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। जी हाँ, उनका नाम है अभिषेक उपाध्याय। हिंदी टीवी न्यूज मीडिया के जाने माने चेहरे हैं वो। जो लोग हिंदी के टीवी न्यूज चैनल देखते हैं उनको ये चेहरा जरूर याद होगा। फिर भी उनके बारे में मैं बता दूं, अभी वो टीवी 9 के एडिटर हैं स्पेशल प्रोजेक्ट्स में। इससे पहले वो इंडिया टीवी में भी रहे हैं। IBN 7 जो कि अब न्यूज 18 इंडिया हो गया है, उसमें भी उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। देश के जाने माने तेज तर्रार रिपोर्टर्स में उनकी गिनती होती है और जिम्मेदार रिपोर्टर्स में भी उनकी गिनती होती है। और वो बदलते दौर में टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए अभिषेक जी। शुक्रिया अरुणेश। तो सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जो कि मेरे पीएचडी का टॉपिक है कि किस तरीके से टीवी पत्रकारिता में बदलाव आ रहा है, स्पेशली इस स्मार्टफोन के आ जाने के बाद। तो आप क्या देखते हैं, क्या प्रभाव आया है स्मार्टफोन के आ जाने के बाद टीवी पत्रकारिता पर? सबसे बड़ी बात यह है अरुणेश की जब से स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ है तब से गति बहुत ही तेज हो गई है। और टीवी पत्रकारिता में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है कि स्पॉट पर आप कितनी जल्दी पहुंचते हैं और स्पॉट पर आप पहुंच करके अपनी प्रेजेंस को कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में स्थापित कर देते हैं। तो बहुत अहम भूमिका निभाई स्मार्टफोन ने। हमें याद है कि हम लोग ने जब जर्नलिज्म शुरू किया था तो वो नोकिया के छोटे वाले फोन हुआ करते थे। तो उस जमाने में ये सुविधा थी नहीं। मैक्सिमम आप फोन से इंफॉर्मेशन दे सकते थे और आपको जरूरी था कि ओबी वैन हो तभी आप लाइव दे पाएंगे और कोई जरिया था नहीं। लेकिन अब स्मार्टफोन के जरिए पहली बात तो ये है कि कहीं से लाइव हो सकते हैं। दूसरी बड़ी अहम बात ये है कि जो वीडियो का फ्लो जो तेज हुआ है, तेजी के साथ हम कहीं भी वीडियो कैप्चर करके हम आगे भेज सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जो कन्वर्सेशन के और जो नए नए ऐप आ रहे हैं उनके जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो टीवी को हम शुरू समझते आए हैं कि टीवी का मतलब है कि आप टाइम को मैनेज करके और टाइम को जितना हो सके उतना उस समय सीमा को पूरी करते हुए खबरें पहुंचाएं। उसमें बहुत आसान हो गया है स्मार्टफोन से आने से। बिल्कुल, यानी न्यूज गैदरिंग के प्रोसेस में स्मार्टफोन ने बहुत हेल्प की है। अब मेरा इसी से जुड़ा अगला सवाल ये है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट तो आपने बता दिए, अगर हम निगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब से मोजो का कॉन्सेप्ट टीवी न्यूज चैनलों में आ रहा है तब से कैमरा पर्सन, जो ट्रेडिशनल कैमरा पर्सन हैं, उनकी जॉब जा रही है। तो इसके अलावा आप और क्या ड्रॉबैक्स देखते हैं मोजो के? देखिए, जहाँ तक जॉब जाने की बात है तो ये तो तकनीकी का जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ये चीजें हो रही हैं। आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही हैं। जब बड़ी बड़ी मशीनें आई तो उन मशीनों ने मैन पावर की जगह ले ली। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ये हुआ है, फिर ले ऑफ हुआ, फिर छटनी हुई। तो ये शाश्वत परंपरा है, चली आ रही है, बहुत दिनों से चली आ रही है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी का पहला काम ये करती है कि वो समय की बचत करती है, वो श्रम की बचत करती है। तो जब वो श्रम की बचत करती है तो वो मैन पावर को सीधा आघात पहुंचाती है। तो ये तो बहुत बड़ा पहले से होता है। ड्रॉबैक जो है वो एक सबसे अहम ड्रॉबैक है कि अब वो जो एक टाइम होता था जर्नलिस्टों के पास किसी खबर को वेरीफाई करने के लिए, जो ठहरने का टाइम उसके पास भी होता था और जो संस्थान भी उस टाइम को मान के चलता था, वो इस कंपटीशन के इस दौर में वो टाइम अब बहुत ही ज्यादा खत्म और क्रिटिकल होता जा रहा है। अब जैसे ही स्मार्टफोन पे कोई खबर आती है, उसका विजुअल आता है, तो वो आपाधापी शुरू हो जाती है कि तुरंत इसको ब्रेक करना है, तुरंत इसको हमको। ऐसे में कई बार बड़े खतरे यही हो रहे हैं कि कई बार बिना जांचे बिना परखे खबरें ऑन एयर हो जा रही हैं, बाद में उनको हटाना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है। और कई बार ऐसी भी खबरें ऑन एयर हो जाती है जो कि होनी ही नहीं चाहिए। कई बार बहुत ही ऐसे वीडियो ऑन एयर हो जाते हैं जो कि जोड़ तोड़ के बनाए गए होते हैं। तो ये जो समस्या आई है वो एक बहुत ही बड़ी चुनौती है कि हम किस तरह से वो जो वेरिफिकेशन का, तथ्यों की पुष्टि का जो हमारे पास स्पेस था, वो स्पेस खत्म होता जा रहा है, उससे कैसे बचे। और दूसरा
जो बहुत ही खतरनाक हुआ है वो जर्नलिस्टों के लिए हुआ है, क्योंकि स्मार्टफोन का मतलब ये है कि जर्नलिस्ट लगातार इंफॉर्मेशन के फ्लो में उलझा रहता है। उसके पास जो टाइम था इंफॉर्मेशन को लेके सोचने का, उसके एंगल समझने का, उसकी गहराई में जाने का, वो लगभग खत्म हो चुका है। अब ज्यों की त्यों वो जर्नलिस्ट की जगह वो मैसेंजर हो चुका है। वो इंफॉर्मेशन लेता है, आगे बढ़ा देता है। उस इंफॉर्मेशन को बारे में सोचना, उसके कई नए आयाम सोचना जो पहले करते थे लोग, उसके बड़े-बड़े एंगल निकालना, जो पहले सोचता था इंसान, वो सब बंद हो गया है। तो कैरी फॉरवर्ड एक होता जा रहा है पत्रकारों के बीच में इस स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, ये सबसे बड़ा खतरा है जर्नलिज़्म को आज की तारीख में। बिल्कुल। और अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जब से मोजो का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में आया है, एक बड़े चैनल ने तो लगभग पूरी तरह से अपना लिया है, बाकी के चैनल धीरे-धीरे इसको अपना रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल क्वालिटी का इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो मल्टी कैम सेटअप स्टूडियो में होता है या जो एफसीपी होता है, वीडियो एडिटर्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, वेलोसिटी है, उस पर जो क्वालिटी होती है ब्रॉडकास्टिंग की, विजुअल्स क्वालिटी, क्या उतनी अच्छी क्वालिटी स्मार्टफोन में आ पाती है? और क्या कहीं ना कहीं हम क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि हमें स्मार्टफोन को आगे बढ़ाना है और ये कॉस्ट कटिंग से जुड़ा मामला है, क्योंकि अब आपको रिपोर्टर को ही रिपोर्टिंग भी करनी है, विजुअल भी एडिट करना है, लाइव भी देना है, तो कहीं ना कहीं वन मैन आर्मी रिपोर्टर को बना दिया गया है। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या देखते हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्वालिटी पे फ़र्क 100% आता है, वीडियो क्वालिटी में फ़र्क आता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, कैमरामैन का जो जॉब है, वो बाकायदा ट्रेनिंग और पढ़ाई का जॉब है। कैमरामैन को ये बात पता होती है कि उसे किस तरह से चीज़ें कैप्चर करनी है, उसका बाकायदा वो व्हाइट बैलेंस करता है, वो उसके लिए फ़ोकस मेंटेन करता है, बहुत सारे काम करता है उस कैमरे में, इसके पहले कि वो विज़ुअल को कैप्चर कर सके। तो वो जो सारा वो जो जो मानक हैं, जिनका वो इस्तेमाल करता है, वो सारे मानक अब गौड़ होते जा रहे हैं। स्मार्टफ़ोन के ज़रिए बस विज़ुअल कैप्चर करना ही इम्पोर्टेंस रह गया है, विज़ुअल की क्वालिटी क्या होगी, उसका एंगल क्या होगा, विज़ुअल चूँकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि विज़ुअल बोलते हैं, उनकी भाषा होती है। उस भाषा की कोई कोई समझ नहीं है, उस भाषा का कोई चिंता नहीं है, सिर्फ़ उठा के विज़ुअल दे देना है और उसमें फ़ोकस जो आपने कहा है, फ़ोकस कॉस्ट कटिंग ही हो गया है कि एक वन मैन आर्मी ने सारा काम कर लिया, यही उसकी उपलब्धि हो गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक समझौता हो रहा है और वो समझौता न सिर्फ़ वीडियो से हो रहा है, बल्कि उस वीडियो की भाषा से भी हो रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उपाध्याय जी जुड़ा हुआ है सिटीज़न जर्नलिस्ट को लेकर के। ऐसा कहा जा रहा है कि जब से स्मार्टफ़ोन आ गए हैं, तब से देश का हर नागरिक जो है पत्रकार की भूमिका निभा रहा है। लेकिन वो प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट नहीं होते, उन्होंने कोई जर्नलिज़्म की पढ़ाई नहीं की है या मीडिया के लॉज़ और एथिक्स के बारे में उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए वीडियो कई बार रियल होते हैं और कई बार फेक भी होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या उनको सिटीजन जर्नलिस्ट कहा जाए या कंटेंट क्रिएटर्स कहा जाए? क्योंकि फेक न्यूज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी इसी स्मार्टफ़ोन की देन है या सोशल मीडिया की देन है। और अगर किसी अन्य प्रोफ़ेशन को हम देखें, कहीं पर आपने नहीं सुना होगा कि सिटीजन एडवोकेट होते हैं या सिटीजन डॉक्टर्स होते हैं, जबकि वो भी प्रोफ़ेशनल्स हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सिटीजन जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट कैसा है और उनको सिटीजन जर्नलिस्ट कहा जाए या कंटेंट क्रिएटर्स कहा जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी नज़र में सिटीज़न जर्नलिस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि आप फिर वही है कि आप जनरलाइज़ेशन कर देंगे। आप जनरलाइज़ेशन कर देंगे उस कॉन्सेप्ट का, उसका मतलब ये है कि कोई भी कल को मोबाइल उठा करके और क खुद को क्लेम कर देगा कि हम जर्नलिस्ट हैं। तो इतना चीज़ें वो इतनी सहज है नहीं जितनी कि आप बना रहे हैं। एक मोबाइल के ज़रिए अगर आप किसी को जर्नलिस्ट बनने की बात सोच रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। और इसी कॉन्सेप्ट के चलते आज आलम ये हो रहा है कि जिसके हाथ में मोबाइल है, वो कहीं भी घुस जा रहा है, वो वीडियो बना रहा है, उस वीडियो के बहुत सारे मिसयूज़ हो रहे हैं। वो वही सारे वीडियो हैं जो बिना वेरीफ़ाई हुए आगे फॉरवर्ड हो जा रहे हैं और उससे खतरा यहाँ तक हो गया है कि 2 कम्युनिटी के बीच में नफ़रत और ज़हर जैसे खतरे तो बहुत ज़्यादा हैं। आज जो सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी जो नफ़रत की खेती चल रही है, एक-दूसरे समुदाय के बारे में आपत्तिजनक भाषा और यहाँ तक कि एक किसी अपराध की विशेष तरह से व्याख्या करना, उसमें जाति सूचक शब्द जोड़ देना, उसमें धर्म के शब्द जोड़ देना। एज़ ए जर्नलिस्ट जब आप काम करते हैं, तो ये सब आपके सामने एक बहुत सारी मर्यादाएँ हैं और आपके सामने ये भी है कि आप बहुत सारे सेंसर्स हैं, उससे आप गुज़रते हैं और उसके बाद जाकर के आप वो चीज़ें लाते हैं और जो लोग इस प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं एज़ ए जर्नलिस्ट,
उनको उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के एक पूरी आप समझ लीजिए कि प्रश्न चिन्ह बड़ा लगता आया है। तो ऐसे में इतनी बड़ी तलवार आप किसी के हाथ में दे करके आप कहेंगे कि आप जर्नलिस्ट हो जाओ, तो ये मुमकिन ही नहीं है। पहली बात ये आज की बात नहीं है। जब टीवी जर्नलिज्म नहीं था तो भी पत्रकारों का जो सोर्स था वो आम नागरिक ही होता था। बड़ी-बड़ी खबरें देता था, बड़ी-बड़ी खबरों की जानकारियाँ देता था। तो वो जो कड़ी है वो पुरानी कड़ी है, वो कोई आज की कड़ी नहीं है। उसको सिटीजन जर्नलिस्ट का नाम देने का मतलब है कि आपने सारे सेंसर हटा दिए हैं। आपने सीधा-सा एक मोबाइल पकड़ा दिया है और उस मोबाइल का उपयोग, दुरुपयोग इसके विवेक पे छोड़ दिया है। तो ये इतना सहज, इतना आसान है नहीं जितना कि ये बताया जा रहा है। जी, यानी आप ये कह सकते हैं कि दरअसल वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, इसलिए ये जो सिटीजन जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, अपने आप में ये जो है सही कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा आपका मानना है। अब हम आगे बात करते हैं स्मार्टफ़ोन का सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर आज हो रहा है, तो मुझे लगता है डिजिटल मीडिया में हो रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जो न्यूज़ के दिखाते हैं या वेबसाइट्स आ गए हैं, ऐप आ गए हैं। एक तो वो है कैटेगरी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें अलग से कोई भी आकर अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, वैसे कि अपने आप में ये भी एक बहस का विषय है कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारी कंट्री में अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम पर प्रिंट मीडिया के लिए है, एनबीए है टीवी न्यूज मीडिया के लिए, तो वो कितना सक्सेसफुल है। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मोजो से रिलेटेड, डिजिटल जर्नलिज्म से रिलेटेड अब आपको क्या लगता है कि इस देश में कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए या नहीं? देखिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जहाँ तक बात है, तो मुझे हमेशा से लगता है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हैं, वो सब हमारे यहाँ जितने भी हैं, आप चाहे आप एक पीईए बना था, ब्रॉडकास्ट एक्टर्स एसोसिएशन, उसकी आप बात कर लें, एडिटर गिल्ड की बात कर लें, ये सब सिर्फ कागज़ों पर हैं। बिल्कुल। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो मुझे लगता है सबके लिए होना चाहिए। बीईए नाम की संस्था जो कहने को बनी कि वो टीवी मीडिया पर निगरानी करेगी। उस संस्था से आज तक एक ऐसा फैसला नहीं हुआ जो कि सर्वमान्य हो, जिसका कोई सार्थक परिणाम हो। वो सिर्फ एडिटर्स के बीच में अपने आप को बहुत ही वज़नदार साबित करने की एक होड़ हो गई कि किसके पास ज़्यादा पावर है, कौन उसका मेंबर है और कौन बाकी सारे एडिटरों का जिसे कहते हैं कि वो लीडर बन के उभरता है। वो आपसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई बन गई। उसका कहीं भी 1% भी असर नहीं दिखा। ये या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का है, उसको भी यही कहा जा रहा है कि वो सिर्फ एक विचारधारा विशेष का प्रतिनिधि कर रही है और एक विचारधारा विशेष पर वो अपनी बयान देती है और उसका जमीन पर कोई असर नहीं होता है। तो ये बात मौजू की नहीं है, ये बहुत ही समग्रता की बात है कि पूरे बात जब भी आप जर्नलिज्म का नाम जुड़ता है, चाहे मोजो हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे टीवी हो, उन सब के लिए एक ऐसी अथॉरिटी हो जिसके पास टीथ हो, दांत हो जिसके पास, और जिसकी जिसकी बात को आपको मानना ही पड़ेगा और टाइम फ्रेम में मानना पड़ेगा। ये सबके लिए होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि कोई अलग से अथॉरिटी मोजो के लिए होनी चाहिए। एक ऐसी अथॉरिटी, कंबाइंड अथॉरिटी हो जो हर तरह के मीडिया के जितने भी कैरेक्टर्स हैं मीडिया में, उन सभी पर फॉर्मेशन है, फॉर्मेट्स है, उन सभी पर लागू हो, जिसके पास अधिकार हो और जिसकी बात को समय सीमा के अंदर मानना ही पड़े, और उसमें वो लोग हों जो लोग किसी विशेष हितों का प्रतिनिधित्व ना करते हों। इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं मोजो के लिए अलग से एक ऐसी कागजी संस्था बना देने की जिसका ना कोई सिरा जुड़ता हो, जिसका ना कोई हाथ पांव हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ऐसे टाइगर हैं विदाउट टूथ, चाहे वो एनबीए की बात कर लें या पीसीआई की बात कर लें। और आपने जो भी बात कहा है कि एक मीडिया काउंसिल टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट हो हमारी कंट्री में, जो हर तरह के मीडिया को रेगुलेट करे, उनके कंटेंट को मॉनिटर करे और साथ में अगर कहीं कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा भी दे। लेकिन अभिषेक जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि हमारी पार्लियामेंट में एक मीडिया काउंसिल से ही रिलेटेड कोई बिल है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि सरकार पे आरोप लग जाते हैं कि सरकार मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसका हनन करना चाहती है। इसलिए सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में बात की जाती है। और सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज का क्या हाल है ये अभी आपने बता ही दिया। ऐसे में रास्ता आपको क्या दिखता है, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आखिरकार ये कैसे मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन होगा जिसमें सब कुछ कवर हो? आपको क्या लगता है, सरकार के स्तर पर होगा या फिर मीडिया अपने स्तर पर खुद इसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट कर पाएगी? देखिए, सरकार का शब्द तो उससे कहीं भी जुड़ना नहीं चाहिए। जहाँ भी आप सरकार का शब्द जोड़ देंगे वैसे ही वो बायस्ड हो जाएगा। उसका सीधा-सा मतलब है कि फिर सरकार तय कर देगी कि क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो सरकार का तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी
ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जहां पर सरकार को लाए बगैर ही और आप उसको बना सकते हैं। और आप फॉर उदाहरण आप लोकपाल की लीजिए, ये बात अलग है कि लोकपाल को अभी उस दृष्टि से कोई फंक्शन यहाँ नहीं किया गया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऐसा ही कॉन्सेप्ट था कि उसमें कहीं से सरकार की का बहुमत नहीं होगा, सरकार कहीं उसमें अथॉरिटी में नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा करके आप न्याय पा सकते हैं। तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी की हो सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी एक कोई बंदा हो सकता है, उसमें मीडिया के भी हो सकते हैं, उसमें सोसाइटी के भी हो सकते हैं। एक ऐसा, जैसे कि आपने लोकपाल की परिकल्पना की थी, वैसे ही आप एक परिकल्पना कर सकते हैं जिसमें कि अलग अलग जो अथॉरिटी, अलग अलग जो जो वॉइस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों और उनको आप पावर दें, एक लक्ष्मण रेखा तय करें, उस लक्ष्मण रेखा पर सबकी सहमति ले ली जाए पहले। और बड़ा आसान है, आप जैसे कहेंगे कि फेक न्यूज के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कोई मीडिया हाउस ऐसा नहीं है जो कह देगा कि नहीं हम फेक न्यूज के साथ हैं, कोई नहीं कहेगा। लेकिन एक अथॉरिटी हो और जिसके पास की पावर हो और उसमें ऐसी उसका रिप्रेजेंटेशन समाज के अलग अलग तबकों से हो, तो उस पर किसी को एतराज नहीं होगा। और एक बार जब उसके फैसले आना शुरू हो जाएंगे तो उससे असर भी हो जाएगा, और असर ये होगा कि उस दिशा में कोई जाएगा नहीं। तो ये हो सकता है। सवाल ये है कि ये हो क्यों नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है और बहस का विषय ये है। बिल्कुल, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई अथॉरिटी बने। अब आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फील्ड में हमेशा रहते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, अच्छी खासी रिपोर्टिंग करते हैं। आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है मोजो का कि आपने आपके लिए आपकी लाइफ में वो यादगार मोमेंट हो गया हो, या आपकी जो रिपोर्टिंग मेमोरीज हैं उनमें से ऐसा कोई मोमेंट हो तो आप प्लीज जरूर शेयर कीजिए। कई बार ऐसा हुआ है जहां पर कि कैमरा कैमरा पहुंचाना या कैमरा शुरू में पहुंचाना बहुत बड़ी एक चुनौती थी। वहां पर उन स्थितियों में ये हुआ है कि हम लोगों ने जो मोबाइल के जरिए चीजें की हैं और उसका वो जो चीजें की हैं वो बड़ा असर, जैसे कि बाबा राम रहीम का मामला था, जब राम रहीम के का सिरसा का मैटर हुआ था, तो उस समय मैं वो पहला शख्स था जो घुस गया था, उनके उस पूरे तहखाने के अंदर घुस गया था। तो उस समय मोबाइल से ही ने ही मदद की और बहुत बड़ी मदद की। चीजें क्योंकि वो वहां पर अपनी आंखों से देख रहा था, चीजें वहां कैसी हैं, क्या वहां पर कहाँ से रास्ते हैं, कहाँ से निकाला जाता था लोगों को, कहाँ से आते थे, और क्या वहां की शान और शौकत थी, वो सब दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आप कैमरा नहीं ले जा सकते थे, तो उसमें सबसे जो बड़ा ऑप्शन था वो मोबाइल ही था, जिसके जरिए आप ये चीजें कर सकते थे। तो वो एक एक खुद का तजुर्बा था, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में ये था कि उस पूरे वाक्य से मैं वाकिफ था, वहां लगातार 1 महीने से कवरेज कर रहा था, पूरी जानकारी थी, वहां पर तथ्यों की जानकारी थी, सिर्फ फॉर्मेट कैमरा नहीं ले जा सकते थे, तो मोबाइल से वो चीजें कर ली। तो ऐसा कई जगहों पर हुआ है, मगर उसकी बुनियाद यही है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, उनका मकसद पता होना चाहिए, उनकी सत्यता की पुष्टि आपके जहन में होनी चाहिए। ये 3-4 चीजें अगर आपके साथ रहेंगी तो फिर आपको मोबाइल आप बहुत जगहों पर ले जा सकते हैं जहां पर आपको कैमरा अलाउ नहीं है। इस कोविड काल की बात करें, इस कोविड काल में भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने, चूंकि हम उन जगहों पर गए जहां पर कैमरे अलाउ नहीं थे, लेकिन मोबाइल से जो तस्वीरें सामने आई वो बड़ी ही हृदय विदारक तस्वीरें थी, जिसमें कि ये सामने आया कि आखिरकार क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, किस तरह से कोई देखने वाला नहीं, अटेंडेंट नहीं है। तो ये अलग अलग घटनाएं हैं जिसमें कि ये तथ्य सामने आए हैं मोबाइल के जरिए। बिल्कुल, यानी मोबाइल का भी बहुत ही सकारात्मक प्रयोग आप कर सकते हैं पत्रकारिता में, और ये वैसे भी केवल जर्नलिज्म का फॉर्मेट चेंज हो रहा है कि आप कैमरा से कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं, लेकिन जो पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत हैं वो कभी नहीं बदलते हैं, और उन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक हमारा जो है चैनल है जो बहुत बड़े लेवल पर मोजो को अपना चुका है, न्यूज प्रोडक्शन का मामला हो, न्यूज गैदरिंग का हो, या फिर न्यूज प्रेजेंटेशन का हो। संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि आने वाले कितने साल बाद आप देखते हैं कि पूरी की पूरी टीवी न्यूज इंडस्ट्री, इंडियन टीवी न्यूज इंडस्ट्री मोजो के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अपना लेगी? यानी संक्षेप में कहें तो मोजो का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, पूरी तरह से तो मैं एकदम ये नहीं मानता हूँ कि मोजो को ही अपना लिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि जिसने मोजो को पूरी तरह अपनाया है उसकी उसके लिए वजह मोजो नहीं है, वो मोजो के नाते नहीं अपनाया है कि मोजो की क्वालिटी से प्रभावित है।
उसकी वजह अपनाने की ये है कि उसको अपनी कॉस्ट कम करनी थी ताकि उनका चैनल चलता रहे, तो इसलिए उन्होंने अपनाया। तो उनके लिए मोजो एक मजबूरी है, मोजो उनके लिए कोई सुरक्षा का ऑप्शन कभी नहीं था, तो उन्होंने वहां से उसको अपनाना शुरू किया, पहले भी अपना सकते थे। तो जहां तक क्वालिटी की वजह से प्रोग्रामिंग की आप बात कर लें, प्रोग्रामिंग आप कभी मोजो से कर ही नहीं सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए आपको कैमरे चाहिए होंगे, लाइटिंग चाहिए होगी, तमाम सुविधाएं चाहिए होंगी। लेकिन हाँ, जैसे अब 5G आने जा रहा है इस देश में, 5G के नेटवर्क के साथ साथ में मोजो का डे टू डे कवरेज में इस्तेमाल बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। और क्योंकि आपस का कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए बढ़ते हुए कंपटीशन में इसका इस्तेमाल और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अभी भी हमको उसका एक पर्टिकुलर स्पेस है, उस पर्टिकुलर स्पेस में ही मोजो रहेगा। जैसे कि आज भी भले ही आर्ट फिल्में ज्यादा नहीं चलती है, लेकिन आर्ट फिल्मों का अपना स्पेस है। अवार्ड की भागीदारी होती तो आर्ट फिल्मों का ही वहां पर जलवा रहता है। तो उसी तरह से मोजो का इस्तेमाल और बढ़ेगा, लेकिन पूरी तरह मोजो हावी हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक उपाध्याय जी, हमसे बात करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। हम आपके दिल से आभारी हैं और हम अपनी पीएचडी थीसिस में आपको एक्नॉलेज जरूर करेंगे और आपके जो वैल्यूएबल इनपुट्स हैं वो मेरी रिसर्च में बहुत बहुत काम भी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।